मित्रों नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बार फिर से कमर चीमा साहब का एक वीडियो। इसलिए नहीं कि मुझे उनका कोई क्रिटिसिज़्म करना है, बल्कि आपको ये दर्शाने के लिए कि इवन दुनिया के वो लोग जो अपने आप को पढ़ा-लिखा समझते हैं और भारत के बारे में टिप्पणी करते हैं, बिना कभी भारत को आए हुए या भारत के विषय में जाने हुए या यहाँ की जो मूलभूत जो हमारे साहित्य हैं, उनके बारे में जाने हुए और जो फ़िलॉसफ़ी है, असल में तो मैं फ़िलॉसफ़ी की ही बात करना चाह रहा हूँ कि बजाय कि लोग ये समझें कि साहब हिंदुइज़्म क्या होता है, क्या नहीं, बेहतर हो कि वो भारत के दर्शन को समझें कि वो दर्शन जो मैं क्या कहूँ कि शायद जिसे आइस एज कहा जाता है, वहाँ से शुरू होता है। और मैं नहीं जानता कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो रिसर्च हो उससे पता लगे कि कहीं उससे भी पीछे से हो। लेकिन आइस एज से तो होता ही है, यू नो। तो और उसके बाद मतलब बेसिकली प्री हिस्टोरिक डेज़ जिनको कहा जाता है कि आप भारत के ज्ञान को, उसके इतिहास को ट्रेस कर सकते हैं। मैं इतिहास तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा उनके ज्ञान को और उनके एग्जिस्टेंस को, वो किस तरह चीज़ अपने समाज को बना रहे थे, चला रहे थे। ये सब हम उस एज तक ले जा सकते हैं और उसके बाकायदा सबूत मौजूद है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ चीमा जी का ले रहा हूँ, वो क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने जो प्रेडिक्शन की, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। बड़ी हद तक मैं उससे सहमत हूँ जो वो कह रहे हैं। मगर जहाँ पर वो कमेंट्री शुरू करते हैं, हिंदुइज़्म पर, मुझे वहाँ थोड़े-से उनसे इख्तिलाफ़ात हैं। फिर मुझे ये भी लगता है कि वो हर बात पर जब भी हिंदुइज़्म की बात करते हैं, तो उसको आरएसएस, बीजेपी से जोड़ते हैं, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली नॉनसेंस, एब्सोल्यूटली नॉनसेंस। आरएसएस का एग्जिस्टेंस 1925 में हुआ है। अगले साल उनके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा जो दर्शन है, वो उससे बहुत पहले से चला आता है। जो सनातन धर्म है, उसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। जिस चीज़ को ये हिंदुइज़्म यानी कि और हिंदुत्व कह के इग्नोर करते हैं, दरअसल है क्या? इनको तो ये अंतर भी करना नहीं आता है कि हिंदुइज़्म और हिंदुत्व ये क्या चीज़ें हैं? अगर इनसे डिफरेंशिएशन के लिए कहा जाए, तो शायद ये एक तरह का जो डिफरेंशिएशन इन लोगों को आता है, जो मैंने सुना है, वो ये कि हिंदुइज़्म को ये धर्म मान लेते हैं और वहाँ से निकलने वाली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ये हिंदुत्व कहते हैं। इनका मानना ये है कि हिंदुत्व जो है, वो हिंदू धर्म से निकली हुई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, व्हिच इज़ क्रैप, नॉनसेंस, है ना? तो मैं बेसिकली अ, उन जगहों पर टिप्पणी ज़रूर करना चाहूँगा, जहाँ पर चीमा साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ उनके इस विज़न की तरफ जो कि मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ। चीमा साहब की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्रिटिसिज़्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इवन किसी विदेशी का जो भारत ना आया हो, ना पढ़ाई की हो भारत के बारे में, जानता ना हो, तो उसको फंडामेंटल चीज़ें समझे बिना कैसी-कैसी मिस्टेक्स वो कर सकता है। मैं इस बात के और भी रेफरेंसेस हैं जो मैं दे सकता हूँ। मैं गुंटर ग्रास की जो किताब उन्होंने लिखी थी यहाँ कलकत्ता में आकर 6 महीने रहकर चुंगत साइगन, तो आप ये या कि शो योर टंग अंग्रेजी में जिसका अनुवाद हुआ है। तो आप ये देखिए उसमें भी इस तरह की भयानक गलतियाँ भरी पड़ी हैं। यानी टी रामाराव और एनटी रामाराव जो फ़िल्म मेकर हैं और जो पॉलिटिशियन हैं, उनको उन्होंने कन्फ्यूज़ कर रखा है। और मतलब ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे न जाने कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें भरे पड़े हैं। ख़ैर, उससे परे हटकर हम अपने इस थीम पर आते हैं। आपसे बात करते हैं कमर चीमा के इस वीडियो के बारे में और फिर इस पर आगे चलाते हैं गाड़ी। तो लीजिए हाज़िर हैं कमर चीमा साहब। दोस्तों, ये जो इलेक्शन है भारत का 2024 का, जिसके तकरीबन 5 राउंड जो हैं वो हो चुके हुए हैं। कल जो 20 मई को आखिरी 5वां राउंड हुआ है और उसके बाद 25 मई और 1 जून को और 4 जून को रिजल्ट आ जाना है। देखें, ये जो इलेक्शन है दैट इज गोइंग टू डिटरमिन कि जो इंडिया की जो लॉस्ट ग्लोरी है ना, दैट इज व्हाट इंडिया इज गोइंग टू क्लेम इस इलेक्शन के बाद। और सारी की सारी जो बीजेपी है और उसकी जो बीजे की भी फिर आगे से एक आइडियोलॉजिकल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, दैट इज द ड्रीम मोमेंट। उनका ये एक ड्रीम मोमेंट है और वो समझते हैं कि हमारा जो कौम है, यानी कि भारत जो है, हिस्टोरिकली, नॉलेज वाइज, प्रोस्पैरिटी वाइज एक वेल्दी जो है वो नेशन है। लेकिन वो समझते हैं कि
हमें हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं माजी में, और ये चीज जो है ये नाउ दे आर ऑन अ पाथ ऑफ नेशन बिल्डिंग, और जिसे आप वो कहते हैं परम वैभव, ठीक है जी। और ये नेशन बिल्डिंग है जिसका वो देख रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी साहब को देखें, हमने बड़ी दफा बात की है, नरेंद्र मोदी साहब बड़े एक्टिव मेंबर थे आरएसएस के जब उन्होंने 1980s में बीजेपी को ज्वाइन किया, और जिसे आप कह लें कि बड़े जबरदस्त किस्म के पराचरक थे, ठीक है जी। और अब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी बड़े इंस्पायर हैं। ये ये प्रचारक कह रहे हैं, जो आप कहीं गलत ना समझ लें। अगर आपको समझ ना आया हो, मैं फिर वही आपको बता रहा हूँ। देखिए भाषा का कितना फ़र्क पड़ रहा है कि कहने के लिए हम कहा जाता है कि हम दोनों एक कल्चर हैं, हमारी लैंग्वेजेस सेम हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो गंगा-जमुनी वाली तहज़ीब है ना, वो बस नॉर्थ के एक सर्टेन इलाके में ही सीमित है। ये प्रचारक नहीं बोल पा रहे हैं, या उनको पता ही नहीं, 2 ही बातें हो सकती हैं ना, या तो बोल नहीं पा रहे हैं, या उनको पता ही नहीं है कि कोई चीज़ प्रचारक होती है। जो प्रचार से निकला हुआ नाउन है, वो प्रचारक है। तो ये वो नहीं बोल पा रहे हैं, और अल्लाह जाने क्या बोल रहे हों। वो ऑर्गेनाइजेशन जो 1925 में जो उस वक्त दैट वाज फाउंडेड बैक इन 1925, और उसका जो हेडक्वार्टर था वो नागपुर में था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, चीमा साहब, उसका हेडक्वार्टर आज भी नागपुर में है। आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, वो आज तक नागपुर में ही है। ये था नहीं है, आज भी है, एवर सिंस देन। ये प्योरली वो समझते हैं कि जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको चेंज करने की जरूरत है, और इंडिया वो समझते हैं कि ये एक हिंदू कंट्री है, और दे डू नॉट सी इट एज ए रिलीजियस और सेक्टेरियन आइडेंटिटी, बट दे कॉन्सिडर इट एज ए वे ऑफ लाइफ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। पीपल डू नॉट नो व्हाट दैट हिंदुइज्म एज पर जो क्या नाम है उसका यार, बीजेपी एंड आरएसएस के बकौल, उनके बकौल जो हिंदुइज्म है या हिंदू होना है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है जी। वो कहते हैं कि अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, और वो इसलिए टिप्पणी करना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों, चीमा साहब भयानक गलती कर रहे हैं। जो इंटरप्रिटेशन वो दे रहे हैं हिंदुइज्म की, वो आरएसएस की देन नहीं है मेरे दोस्त, नहीं। ये हमारे देश में बहुत पहले से मौजूद है। आरएसएस के पैदा होने से हज़ारों साल पहले से मौजूद है। हिंदुइज़्म को जो जहाँ से उसका उद्गम होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, बल्कि मैं कहता हूँ आप उसको रिप्लेस कर लीजिए। अगर आप हिंदुइज़्म को हिंदुइज़्म ना कह के सनातन कहेंगे तो वो सही होगा। हिंदुइज़्म जो है वो दरअसल और कुछ नहीं, वो सनातन धर्म है। हुँ? और मैं आपको उसकी परिभाषा दे देता हूँ। देखिए ये बहुत ज़रूरी है चीमा साहब, आपके लिए जानना, इसको बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, ये अगर मैं आपको मुझे आपको पढ़ के बताना हो, चूँकि आपको मैं जानता हूँ आपको हिंदी तो नहीं आएगी, और मैं उसको अगर हिंदी में अनुवाद करूँगा या शुद्ध हिंदी में बोलूँगा तो आपको शायद समझ में भी ना आए। तो मैं उसमें थोड़ी-सी अंग्रेज़ी मिक्स करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में गलती ना हो। और मैंने स्पेशली आपके लिए लिख के रखा है ताकि आपको बताने में आसानी रहे और आप कहीं गलती ना करें समझने में, कि ये एक नेचुरल रिलीजन है। नेचुरल रिलीजन आप समझिए क्या होता है। आप इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन खुद भी कर सकते हैं। जो सनातन धर्म है वो एक नेचुरल रिलीजन है, जिसके मायने हैं कि इसका जो दर्शन है, इसकी जो फिलॉसफीज़ हैं, इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल मानी जाती हैं। यूनिवर्सली एक्सेसिबल किस तरह से? थ्रू साइंस, थ्रू सिंसियर स्टडी, रीज़न यानी कि लॉजिक, और एक्सपीरियंस। इसके अलावा ये मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप इसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। इसकी मैं क्या कहूँ? और ये जो स्पेशल रिवलेशंस होती हैं उनसे आप बड़े आराम से इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। ये दुनिया में सबसे डिस्टिंग्विश्ड रिलीजन है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन। हुँ? और इसके अलावा जो हिंदुइज़्म जिसको कहते हैं, जिसको मैं सनातन धर्म कहता हूँ, ये एक इंडिजिनस रिलीजन है अपने आप में, जो कि एक कैसे कहें आपको, डाइवर्स फैमिली से बना है, डाइवर्स फैमिली ऑफ फिलॉसफीज़ से।
यानी कि तमाम दर्शन जो हैं उनको उनसे मिला हुआ है, तमाम दर्शनों का मिलाप है इसके अंदर। और तमाम जो परंपराएं, जो ट्रेडिशंस हैं दुनिया के, वो इनमें मिले हुए हैं, उनसे बनता है सनातन धर्म। आप आगे देखिए, जो कि प्राइमरीली एशिया में हजारों साल से प्रैक्टिस हुए हैं, और ये एशिया की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। पूरे एशिया में इनकी प्रैक्टिस पिछले हजारों सालों से हुई है। आज की तारीख में ये एक ग्लोबल रिलीजन है, ग्लोबल रिलीजन। मैं इसको अंग्रेजी में इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो दोस्त, ये ग्लोबल रिलीजन है जिसके जो अदरेंसेस हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वर्चुअली हर रेशियल, एथनिक और नेशनल बैकग्राउंड में। यानी ये तमाम कॉन्टिनेंट्स में रहते हुए लोग हैं जो कंप्राइज करते हैं मेजॉरिटीज को इन 3 कंट्रीज। वो कौन सी? इंडिया, नेपाल, मॉरिशस, इन 3 कंट्रीज में मेजॉरिटी में। इसके अलावा जो मोस्ट ट्रेडिशंस हैं, या मोस्ट ट्रेडिशंस कहिए, सेक्ट्स कहिए, जो स्कूल्स विद इन हिंदुइज्म है, डिफरेंट स्कूल्स विद इन हिंदुइज्म जो एग्जिस्ट करते हैं, वो सर्टेन डिस्टिंक्टिव फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो शेयर करते हैं। वो सब डिस्पाइट एक कैसे कहें, आइडेंटिफिएबल बिगिनिंग इन हिस्ट्री के अलावा, मतलब ये एब्सेंट है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इन सब का एक आइडेंटिफिएबल बिगिनिंग हिस्ट्री में सेम है, ऐसा नहीं है, सिमिलर नहीं है ना? इसको मतलब हिस्ट्री कहाँ से शुरू हो रही है, ये आइडेंटिफिएबल नहीं है। इसको आप शुरू से नहीं कर सकते कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हो रही है, वो आइडेंटिफिएबल नहीं है, बहुत पीछे जाती है। इसके अलावा सिंगल फाउंडर, इसके अलावा सेंट्रल रिलीजन्स, ये जो सेंट्रल रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, ये सोल अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स, ये तमाम चीज़ें मौजूद है। टू ऑफ हमारे ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये इनकी एब्सेंस है हमारे यहाँ। यानी मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो शायद समझ में ना आए, तो मैं फिर से दोबारा बोल देता हूँ। हमारे धर्म में कोई आइडेंटिफिएबल बिगिनिंग नहीं है हिस्ट्री की, यानी इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, ठीक है? हमारे यहाँ ये नहीं है कि 1200 साल पहले या 1500 साल पहले रिलीजन आया हमारा, ऐसा नहीं है। ये जो बिगिनिंग है इसकी हिस्ट्री की जो बिगिनिंग है, वो आइडेंटिफिएबल नहीं है। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, आइडेंटिफिएबल नहीं है। इसके अलावा कोई इस रिलीजन का सिंगल फाउंडर है, ऐसा भी नहीं है। हिंदुइज्म का या सनातन धर्म का फाउंडर कौन है, ये कोई नहीं कहेगा कि कोई सिंगल फाउंडर है, कोई मोहम्मद, कोई राम, ऐसे नहीं है। कोई एक सिंगल फाउंडर नहीं है। क्यों? इसीलिए मैंने कहा ना, जो फंडामेंटल्स हैं वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, डिविनिटी से जुड़े हुए हैं, डिवाइन से जुड़े हुए हैं, है ना? इसके अलावा कोई हमारे यहाँ सेंट्रल रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई मॉस्क नहीं है। सेंट्रल रिलीजियस एक एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो हमारे यहाँ नहीं है, इस रिलीजन में हमारे। इसके अलावा कोई सोल अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर नहीं है, एक कोई किताब ऐसी नहीं है, कोई कुरान जैसी एक किताब या कोई एक किताब के नहीं साहब इस किताब से हटे तो रिलीजन से गिर पड़े, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक किताब नहीं है, द मल्टीपल बुक्स। अकेले जो सबसे पुराना जो हमारे यहाँ माना जाता है, जो हमारे वेद हैं, वो भी 5 हैं, यू नो। तो ये सीन है। इसके अलावा इन चीज़ों की तो एब्सेंस मैंने आपको बता दी। इसके अलावा 2 चीज़ें हैं चीमा साहब, जो हमारे रिलीजन को दुनिया में सबसे अलग करती हैं, सबसे अलग करती हैं। वो क्या है? वो 2 फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। वो क्या है? वो है एग्जिस्टेंस की वननेस, वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, वो हमारे यहाँ है। दूसरा प्लूरलिज्म, बहुलवाद हम लोग हिंदी में उसको कहते हैं। तो 2 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लूरलिज्म और वननेस जो है एग्जिस्टेंस की। अब वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस मैं आपको आगे बताता हूं क्या होती है। वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड प्लूरलिज्म, ये 2 कॉन्सेप्ट हमको दुनिया में हर चीज से अलग कर देते हैं। ये हमारा जो हिंदुइज्म है, ये सनातन धर्म है, ये दुनिया में सबसे अलग हो जाता है उसके साथ ही।
ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके मायने क्या है? वननेस ऑफ बीइंग जब मैं कहता हूँ, दैट मीन्स ऑल बीइंग्स व्हिच मीन्स लिविंग, नॉन लिविंग, क्योंकि हमारे सनातन में हम लोग इवन नॉन लिविंग बीइंग, जिसको दुनिया नॉन नॉन लिविंग बीइंग कहती है, हम उसको भी लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो डिविनिटी का पार्ट है। वो तमाम डिविनिटी का जो भी हिस्सा है, हम उसको ट्रीट ऐसे ही करते हैं जैसे कि वो भी लिविंग है, एंड हम उसको मान कर चलते हैं एक तरह से। हमारे यहाँ नॉन लिविंग बीइंग की पूजा होती है, राइट? तो आगे देखिए, तो वो क्यों? क्योंकि वो नेचर का हिस्सा है और वो नेचर को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो पूजा की जानी है, वो बेसिकली इसलिए नहीं कोई उसको देवता मानता, वो हम हर उस चीज़ को देवता मानते हैं जो डिविनिटी को किसी न किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रही है। चाहे वो रिवर है, चाहे वो पेड़ है। आप जानते हैं हमारे यहाँ जो बैनियन ट्री होते हैं या पीपल के पेड़ होते हैं, जैसे बरगद के पेड़ होते हैं, इनकी पूजा होती है बिकॉज़ दे कंट्रीब्यूट टू नेचर, टू एयर, टू द यूनिवर्स। तो इसमें तो जैसा मैंने कहा, ऑल बीइंग्स, चाहे वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑर्गेनिज्म हो या फिर इंसान, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑर्गेनिज्म से लेकर इंसान तक सब बराबर ट्रीट होते हैं। वो सब के सब बेसिकली एक डिवाइन का मैनिफेस्टेशन माने जाते हैं। हर चीज जो एग्जिस्ट करती है वो डिविनिटी का पार्ट है। एक्चुअली आप समझ नहीं पाएंगे इसको शायद, पर बट स्टिल आई एम ट्राइंग। एक्चुअली आज रात को मैं किताब के ऊपर भी बात करने जा रहा हूँ, जिसमें इसके बारे में और बात होनी है, एक नॉवल के बारे में। तो वो अलग एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें भी इस बात के ऊपर चर्चा है। खैर, तो ये है। और इसके अलावा चूंकि ये तमाम डिविनेटिव क्वालिटीज जो हैं, ये तमाम जो मैंने बताया मैनिफेस्टेशन जो है डिविनिटी की, ये सब की सब, इसको आप डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं विद इन हमारे सनातन धर्म के, उसमें कोई इसको एग्जिस्टेंस कहेगा, कोई प्योर बीइंग कहेगा, कोई लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस कहेगा, यू नो या रिफ्लेक्शन ऑफ डिविनिटी या डिवाइन क्वालिटीज ये कहेगा। ये सब डिपेंड करता है कि कौन किस स्कूल ऑफ थॉट से आता है, लेकिन मतलब सिर्फ वही है जो मैंने आपको बताया कि ऑल दीज थिंग्स फॉर्म सनातन। दे आर ऑल पार्ट, दे आर ऑल इक्वल, दे आर ऑल कंसिडर्ड, यू नो दे आर कंसिडर्ड इक्वल्स। और इस शेयर्ड, ये जो 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 ये शेयर्ड डिविनिटी है दोस्त, शेयर्ड डिविनिटी जो है, हम इसको शेयर्ड मान रहे हैं ना भाई। स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो से लेकर इंसान तक, अगर हम उन सबको एक हिस्से चीज ही, एक ही का हिस्सा मान लेते हैं, यहीं से वो चीज निकल कर आती है जिसको हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। आपने अक्सर सुनी होगी ये फ्रेज, वसुधैव कुटुंबकम। दैट मीन्स यूनिवर्स इज अ फैमिली। ये आपको दुनिया के किसी रिलीजन में, सो कॉल्ड रिलीजन में, कि हम तो सनातन मानते हैं अपने आप को, इसको हिंदुइज्म को हम रिलीजन नहीं कहते, इन इन प्योर टेक्निकल टर्म्स ऑफ प्योर रिलीजन जो माना जाता है बाहर बाकी जगहों पर। तो मित्र, ये दोस्त हमारे ये सिलसिला है। हमारे यहाँ इन चीज़ों को, जो हम यूनिवर्स को फैमिली मानते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर इंसान तक एवरीथिंग फॉर्म्स द डिविनिटी। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम डिविनिटी। नाउ अगर आप उसको लेते हैं तो फिर कॉन्टिनेंट्स, कौन कहाँ रहता है, किस मुल्क में रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट? वहां से ये रिलीजन निकलता है। तो आप अगर इस चीज को समझेंगे तो आप पाएंगे कि क्यों हम मिडिल ईस्ट की तरफ चले जाते हैं और सबके दोस्त बन जाते हैं, क्यों हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाते हैं और वहीं घुल मिल जाते हैं, उनके जैसे ही हो जाते हैं, वहीं पे पार्टिसिपेट करते हैं, उसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। वाई इंटीग्रेशन इज इजी फॉर एन इंडियन, और लेट्स से आपके लहजे में आसान बनाता हूँ, वाई इट इज सो इजी फॉर अ हिंदू। Actually, it's easy even for an Indian because he knows the basic concepts. तो ये है वो किस्सा जो इसके अलावा आप देखिए कि जो जिसको हम सनातन कहते हैं, वो जो इक्वल वर्थ है मैनकाइंड की, उसको भी हमारे यहाँ एडवोकेसी मिलती है। हम इक्वल वर्थ ऑफ ऑल मैनकाइंड की बात करते हैं, जो कि एक हमारी जो एक बहुत एंशियंट एक हिम्न है, वेदास से निकलती है दोस्त, और जो कहती है, मैं आपको उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, कोई संस्कृत में मुझे आपको आई डोंट हैव टू शो आपको, मैं उसका संस्कृत वर्जन आपको सुनाऊं। इसका मायने ये होते हैं, वो कहता है नो वन इज सुपीरियर, नो वन इज सुपीरियर, नो वन इज इंफीरियर,
all our brothers marching forward to prosperity. ये एक फंडामेंटल सेंटेंस है जो हमारे सनातन में से निकलता है। मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये कह रहे हैं it doesn't matter where you live, what you do, but हम अगर if we are marching towards the goal of prosperity is the only goal of the mankind, then we are like a team. We are like a team in a football field, only one team with a only goal post. So it really doesn't matter who puts the ball in the goal, who scores the goal does not matter. It is the goal of the team, and the team is called mankind. That is Sanatan. Do you understand it? That is Sanatan. So ये जो आप इसको आरएसएस से, बीजेपी से, खुदा जाने किससे जोड़ रहे हैं, that's not Sanatan, my dear friend. That's not Hinduism. So you need to understand this. खैर आगे चलते हैं। और is one way of, they are defining the idea of India on these lines. वो कह रहे हैं people from those लोग जो मुसलमान हैं, वो लोग जो ईसाई हैं, जो बाकी हैं, they can join this organization if they agree with the viewpoint. So for them, Hinduism is a way of life. For them, it is not sectarian, it's not religious. Largely, majority of the people do not understand what they are saying. ठीक है? So they are saying, do not bracket us in Hindu Muslim. Do not bracket us in, जिसमें वो बोलते हैं ना, अगले दिन रूबिका लियाकत को I fail to understand actually what Chima Saab is trying to say when he says largely people don't understand what they're saying. It's nonsense. People understand what they're saying because इस मुल्क की 80% पॉपुलेशन हिंदू है। हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बड़े हुए हैं। हम इसी को लेकर, अगर मैं साजिद तरार साहब को कोट करूं, दैट्स इन आवर डीएनए, दैट्स इन आवर डीएनए। हमको साजिद तरार साहब तो बहुत साल से रिसर्च कर रहे हैं पाकिस्तान के डीएनए के ऊपर, अभी तक उनको रिजल्ट नहीं आया है। विल गेट टू नो वन डे, मे बी इन दिस लाइफ टाइम और अनदर। बट ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो है ये हमारे डीएनए में है। हम लोग उसको बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। इट्स वेरी मच इन देयर। जो रूबिका के शो में कई दफा मैं गया हूँ, रूबिका लियाकत के शो में नरेंद्र मोदी साहब ये बात कर रहे थे कि मैं हिंदू मुस्लिम क्यों करूंगा। ठीक है, अब वो कहते हैं आरएसएस का आपने मेंबर बनना है, 100 बिस्मिल्लाह बने, आए मेंबर बने, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। और ये इसकी भी जितनी भी इंस्पिरेशनल एक्टिविटीज हैं जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज है और बहुत कुछ है, दे कैन डू इट। ठीक है जी, दे आर ऑल वॉलंटियर्स। और जिसे वो कहेंगे, वो कहते हैं कि ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक जमात है। हमारी तकरीबन कोई 9 मिलियन के करीब जो वॉलंटियर्स हैं वो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग। सो वो समझते हैं कि नाउ इज अ मोमेंट, दिस इज आवर मोमेंट। ठीक है जी, जो 1948 में जो भी कुछ हुआ उस वक्त, जो महात्मा गांधी के हवाले से और आरएसएस के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दी गई 1948 में, ये भी खतरा था इनको डिसॉल्व कर दी जाएगी, बैन कर दी गई, फिर लिफ्ट हुआ बैन 1949 में। और वो कहते हैं एक ऐसा मुल्क जिसमें 80% जो लोग हैं वो हिंदू हों। ठीक है जी, नॉर्मली आरएसएस जो है वो मेल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका एक वुमेन विंग भी है जिसे राष्ट्रीय सेविका समिति कहा जाता है, जो 1936 में बना। यार चीमा साहब नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। आरएसएस सिर्फ मेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें हर तरफ के लोग हैं। डू यू नो समथिंग? आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, 60+ बॉडीज हैं आरएसएस की। उसमें लेबर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उसमें इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी हैं, उसमें सोसाइटी का ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जहां पर आरएसएस के कोई ब्रांच नहीं है या उनका कोई सेगमेंट नहीं है। डू यू नो दिस? तो दैट नंबर गोज बियॉन्ड 60।
सो डोंट गेट इनटू दिस मैस बॉस। इतनी ऐसी नॉलेज मत रखो जिसका तुम्हें पता नहीं है, या सिट डाउन, या यू नो have some library in your Pakistan, जहां पर आप लोग इसकी पढ़ाई कर सके, have some institution that somebody can teach you something, but you going like शाहिद मसूद, ये आप जो बोल रहे हैं ना, this is more like शाहिद मसूद, थोड़ा सा बेहतर, but beyond that it's nothing, you need to, आपने अगर रिसर्च ही कर ली होती, गूगल ही देख लिया होता, तो आपको बेहतर पता लगता। खैर, सो ये वो समझते हैं कि जो आरएसएस है, ये जो एक एलिगेशन है हमारे ऊपर कि हम मुसलमानों के खिलाफ, वो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, दुनिया मानती नहीं है, लेकिन वो यही कहते हैं कि हम मुसलमान, सारी दुनिया कहती है जी वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हमारे लिए तो ये एक जिसे कहते हैं ना एक वे ऑफ लाइफ है, दैट्स वेयर वी आर लिविंग। सो वो कह रहे हैं कि लोग अब नहीं सीमा साहब, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, ये बात सही है कि दुनिया नहीं मानती रही अब तक, ये चेंज हो रहा है। चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि नाउ हम भी असर्ट कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर, इस बात को लेकर, एक्चुअली आइडेंटिटी को भी ले नहीं, हम अपनी हिस्ट्री को लेकर असर्ट कर रहे हैं कि हमें दुनिया को जो हिस्ट्री अब तक बताई गई है और वो जितनी बायस्ड हिस्ट्री बताई गई है उसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसको हम लोग रीअसर्ट कर रहे हैं कि नहीं ये भी एक हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं इस बात को भाई, आप लोग बहुत कहते हैं ना, हाय हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अब शहीद क्या होता है भाई? व्हाट इज शहीद? आप किसी के घर को तोड़ के अपना घर बना लेंगे, इनफैक्ट उसकी दीवारों को इस्तेमाल कर लेंगे, उसकी फाउंडेशन को भी इस्तेमाल कर लेंगे और बेशर्मी के साथ में मकान खड़ा कर देंगे, और एक दिन मेरे पास पावर आए और मैं वापस अपनी जगह को क्लेम करूं, आपका मकान गिरा के अपना मकान वापस बनाऊं, उसे आप अपने मकान को शहादत कहेंगे? नहीं, मैं उसे रिक्लेमिंग कहता हूं। वो मेरे मकान की, मेरी जगह की रिक्लेमिंग है। मकान उसको माना जाए, उसको मंदिर माना जाए, जो भी था वो मेरे रिचुअल्स का पार्ट है, मेरी ट्रेडिशन का पार्ट है, एंड आई एम रिक्लेमिंग दैट। नाउ हाउ डज दैट बिकम? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, कभी आप गौर से सोचिएगा, याद कीजिए स्पेन की हिस्ट्री को। आप तो साजिद तराई की तरह से आप भी तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो जरा पढ़िए ना स्पेन की हिस्ट्री, जरा देखिए ना, और जरा देखिए कि कितनी मॉस्क को गिराकर उन्होंने वापस अपनी चर्चेज बनाई है। उनको तो आप लोगों ने कभी शहीद नहीं कहा, उनको लेकर तो आप लोग कभी चर्चा नहीं करते, उनको लेकर कोई डिस्कशन क्यों नहीं होता, उनको लेकर कोई मूवमेंट क्यों नहीं चलती, उनको तो आप ह्यूमन राइट्स अब्यूज नहीं कहते। ऐसे कैसे होता है यार? ऐसे थोड़ी होता है। अब हमारे पास आ रहे हैं, अब हम नया जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको हम क्राफ्ट करने जा रहे हैं, और कहते हैं कि मुसलमानों ने भी जो अयोध्या वर्डिक्ट है उसको माना है। ठीक है जी, वो कहते हैं कि पहले हमने इसको पॉलिटिकल ठप्पा लगवाया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लगवाया, सुप्रीम कोर्ट से मनवाया। ठीक है जी, इंडिया की जो टॉप कोर्ट है वो पहले ही इसको सारी बातें जो है वो इस वाले से कर चुकी है। सो ये जो इलेक्शंस हैं, मैं आपको बताऊं, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब एक नया आइडिया ऑफ इंडिया लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ लेस लिबरल, बट a nation. Seema Sahab, again nonsense. What makes you think it is less liberal? And what is liberal, by the way? Liberal is that we surrender ourselves to whoever you say or whatever has been existing. What do you think? What is liberal? Have you ever defined it? Do you think we have to fall down to the definition of liberal that the Western society gives us? Are they aware of our traditions? Are they aware of the liberalism that we follow? या कि हमारी हिस्ट्री में जिस किस्म का लिबरलिज्म हम फॉलो करते रहे हैं या हमारे ट्रेडिशन में फॉलो करते रहे हैं, आर दे इवन अवेयर अबाउट दैट? एक्चुअली दे आर, नाउ दे आर। आप जानते हैं ना, पिछले सालों में वेस्ट की तमाम यूनिवर्सिटीज में एंडोलॉजी की पढ़ाई बहुत तेजी से शुरू हुई है। इनफैक्ट यूरोप में पिछले 10 सालों में कम से कम 35 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां एंडोलॉजी पढ़ाई जा रही है। 35 मोर, मतलब 35 यूनिवर्सिटी बढ़ी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां अब अवेयरनेस बढ़ी है। सो ये जो दुनिया आ रही है ना, ये दुनिया यूं ही नहीं आ रही है। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग अस बेटर। और आपको मैं बता देता हूं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं राज की बात, मैं कन्फेस कर रहा हूं आपसे। मैं 1996 में
जर्मनी के शहर ट्यूबिंगन में था। मुझे भी तब तक अंदाजा नहीं था क्योंकि 91 में ही ठीक 5 साल पहले हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था। आप जानते हैं नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और मनमोहन जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे उस टाइम पर। 95 96 हाँ 96 का टाइम ये साल था वो। इनफैक्ट दिसंबर 1996 का मैं बता रहा हूँ आपको। आई वाज इन ट्यूबिंगन एट दैट टाइम, यूनिवर्सिटी में वहाँ की। और वहाँ के एक इंडोलॉजी के प्रोफेसर ने मुझे बताया थी बात कि आने वाले सालों में इंडिया इज गोइंग टू बिकम एन आईटी हब। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। 1996 में मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि गोरा पता नहीं पागल हो गया, पता नहीं क्या बोले जा रहा है मेरे मुल्क के बारे में, और मैं यूं ही सुनकर चलाया था। इट्स ओनली इन द लेटर ईयर्स दैट आई रियलाइज दैट दे न्यू मोर अबाउट माय कंट्री एट दैट टाइम देन मी। दैट डीप इज द स्टडी। सो ये जो आप भगदड़ देख रहे हैं ना यूरोप से वेस्ट से इधर को आती हुई, इट्स नॉट विदाउट रीजन। दे हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कमिंग इन द years ahead. Now you're talking about it. I appreciate you. You know, there are few in Pakistan who would talk like this. So I appreciate you. But honestly speaking, जो वेस्ट की दौड़ है ये हमने आज नहीं कोई कन्विंस कर दिया है। ये नहीं कि मोदी जी ने आके कन्विंस कर दिया है। इस समझ की दौड़ उसी वक्त लग गई थी लोगों को। It's only a gradual process that you are seeing increasing now. That is it. तो ये और जो लिबरलिज्म है, इट्स अ मिसनॉमर इन दिस केस। आप जानते ही नहीं है इसका मतलब हिंदुइज्म। आप हिस्ट्री आप जरा पढ़िए ना। एक काम करें, आपके यहाँ बीकन स्कूल में, सिटी स्कूल में आजकल मौर्य पीरियड पढ़ाने जाने लगा है ना। बीकन हाउस में आजकल आ गया है। तो आप इनफैक्ट सिटी स्कूल में भी आ गया शायद। तो आप जरा चेक करिएगा, जो मौर्य पीरियड है, जो अशोका वाला पीरियड है, आप जरा सोसाइटी देखिएगा उस समय कैसी लिबरल होती थी, या इवन जो किंग था वो किसी हद तक कैसे फॉलो करता था लोगों की विशेष को। तो आपको पता लगेगा कि किस किस्म की सोसाइटी कैसे कैसे बनाई गई है, और वहां से ही आपको पता लगेगा कि कैसे सोशल ग्रोथ हुई है, जो थॉट में ग्रोथ हुई है सोसाइटी के इंडिया में वो, और जो चेंजेस आए वो कैसे आए। एनीवे आगे देखते हैं। वो समझते हैं वी वांट टू हैव अ नेशन जो कि एक दैट विल फॉलो द इंडियन वे। एंड हम दुनिया में जहां भी जाएंगे, ठीक है, इस आइडिया ऑफ इंडिया के जरिए हम अपने वो जिसे कहते हैं ना अपने कल्चर, रिलीजन और इन चीज़ों को हम ऑब्वियसली दुनिया के सामने रखेंगे। सो वो जो बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि जो मोदी साहब का आइडिया ऑफ इंडिया है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, वेलफेयर के ऊपर, और ये जो उसके ऊपर डिपेंड उस तरह नहीं कर रहा वेलफेयर के ऊपर। वो कह रहे हैं ये कल्चर, रिलीजन और स्टेट अफेयर्स में इसका ज़्यादा रोल है। दिस इज व्हाट दे बिलीव। और जो नेशनहुड है वो थ्रू हिंदुइज्म आएगी। और हमारे जो चीफ साहब जरा याद करो, आपने शोपेनहावर का नाम सुना है? अर्थर शोपेनहावर। या आपने कहीं फ्रीडरिश नीत्शे का नाम सुना है? या मैं कैसे कहूँ, आपने मार्क ट्वेन का नाम सुना है? जरा पढ़िएगा इनको कि ये हिंदुस्तान के बारे में क्या कहते रहे हैं उस जमाने से। इवन हेगल, है ना, हेगल के बारे में पढ़िएगा। एक उनका एसे है, जानते हैं आप? उस जमाने में वो हिंदुस्तान नहीं लिखते थे, हमारे यहाँ हिंदुस्तान कहा जाता था ना, तो चूंकि इंडिया को जर्मन में इंडियन कहा जाता है ना, इंडिया को। और हिंदुस्तान उन्होंने देखा था कि यहाँ पे हिंदुस्तान बोला जाता है। तो आप जानते हैं उसको कैसे, ऐसे का नाम क्या है? इंडोस्तान। इंडोस्तान सर। जब अगर मोदी जी या हिंदुस्तान की लीडरशिप ये कह रही है कि हम अपने सिविलाइजेशनल लिंक्स और कल्चरल लिंक्स की और फिलोसॉफिकल लिंक्स के जरिए दुनिया से जुड़ेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये हमारा ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तमाम दुनिया के साथ। आप जानते हैं हाइनरिश हाइने बहुत बड़े पोएट हुए। जब हमारे यहाँ पर नई चीजें थी, वो इंडिया के माइथोलॉजी में जो इंद्र का कैरेक्टर है, उनका जो हाथी है ऐरावत, उसको सफेद रंग का बताया गया है। उस सफेद हाथी को ऊपर पूरी पोएम लिखी है उन्होंने।
8-10 पेज की पोएम है वो, अपने वक्त में। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि लीडरशिप हमारी बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि दुनिया से हमारा जो ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन मौजूद है, वो कल्चरल है, सिविलाइजेशनल है। इसीलिए आपको कई बार तकलीफ होती है कि इंडिया सबसे सिविलाइजेशनल लिंक जोड़ता है, क्योंकि दैट्स द लिंक वी हैव, दैट्स द लिंक वी ऑलवेज एग्जिस्टेड, नो? एग्जेक्टिव हैं, यानी कि नरेंद्र पीएम साहब, वो उस तरह नहीं है जिस तरह एक नेहरू साहब ने आइडिया ऑफ इंडिया डिफाइन किया था। अब इंडिया जो है, इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट इंडिया। सो इस चीज को ज़हन में रखें कि दे आर एक्सप्लेनिंग द वर्ड कि हम अब वो नहीं है जो हम पहले थे। अब दुनिया हमारे पास आ रही है, और दुनिया नहीं चीमा साहब, नहीं, एक्चुअली हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम कौन थे, और हम आज भी वही हैं। ये जो बीच में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बीच में आ गई थी, और जिस जो लेफ्ट का नैरेटिव हमारी हिस्ट्री को लेकर आया था, लेफ्ट के रंग में रंगा हुआ नैरेटिव हमको जो दिया गया था, हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि दरअसल हम तो नीत्शे और हेगल और शोपेनहाउअर के टाइम से एक ही बात करते आ रहे हैं कि हम जो तब थे वही आज हैं, और हम अपनी आइडेंटिटी को उस आइडेंटिटी से जोड़ रहे हैं कि लुक दैट्स व्हाट वी आर, नॉट नॉट व्हाट सोशलिस्ट नेहरू टोल्ड अस टू बी, राइट? मुझे बताइए कि अगर जब नेहरू ये कहते हैं कि वो हिंदू टेंपल पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो सेकुलर है, और आपके यहाँ इश्तियाक अहमद जैसे कार्टून जो है वो आकर इस बात को बड़ा प्रेज करते हैं कि नेहरू कितना सेकुलर था, उस सेकुलरिज्म को लेकर कहीं आप लोग गए हैं या कोई इस्लामिक कंट्रीज गए हैं? नहीं, इट्स अ फेक आइडेंटिटी इम्पोज्ड ऑन अस। हम तो उससे बहुत पहले बहुत बहुत लिबरल थे भाई, और हमारे भी उतने लिबरल हैं। हमारे हिंदुस्तान में हमने तमाम बचपन जो अपना गुजारा है, जवानियां गुजारी हैं, आज भी आप हमारे शो को ही देखिएगा, मेरा जो पार्टनर है वो मुस्लिम है, जो साथ में हमारे जुनैद भाई आते रहते हैं, वो मुस्लिम है, और वो मुझसे कहीं ज्यादा कट्टर हिंदुस्तानी तो मुझे उनको कई बार कूल डाउन करना पड़ता है कि संभाल के प्यारे, संभाल के नहीं तो वरना तो आप उनको सुन नहीं पाए, इतना अग्रेसिव हो जाते हैं। मगर इट्स नॉट बिकॉज उनको जिसको अपनी हिस्ट्री का, जिसको अपनी बैकग्राउंड का पता लग जाएगा, तो दे विल बिकम व्हाट दे एक्चुअली आर। हमने उस आइडेंटिटी को डिस्कार्ड किया है जो 47 में हमारे ऊपर लादी गई थी, दैट इज इट, है ना? और आप ये देखिए तब भी उसका डिस्कार्ड मौजूद था। नेहरू के मना करने के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, वो सोमनाथ टेम्पल पर गए, उसके इनॉग्रेशन पर गए। आपके शाह महमूद कुरैशी तो आज भी चिल्लाते रहते हैं, मैं आपको वीडियो सुना सकता हूँ, वो आज भी चिल्लाते रहते हैं, मैं सोमनाथ टेम्पल जाऊंगा, गिरा के आऊंगा। जैसे कार्टूनों को मतलब 4 लगाओ सीधे हो जाए। एनीवे, उनकी सपनों की दुनिया है, वो ठीक है, कोई नहीं। हमें ज्वाइन कर रही है। आरएसएस के वॉलंटियर्स हर जगह हैं, जो पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सारे के सारे हिंदूज बैठे हुए हैं। दे आर बाइंग व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग। और हर जगह पे वो कहीं पे भी बैठे हों, दुनिया में अब लोग ये समझते हैं, लोग ये जानते हैं कि अब हमें ये जो 80% जो हिंदू पॉपुलेशन है, इट विल डिटर्मिन कि इंडिया ने आगे किस तरह लेके जाना है। सो बाकी अभी फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर जब ये बातें आई कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो कहते हैं मैं तो नहीं करता। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जी मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हिंदुओं में भी तो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो भी तो जो गरीब लोग हैं बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। सो उन्होंने कहा कि ये मेरे बारे में गलत जो बात जो है वो की गई है। सो वो बेसिकली ये वो समझते हैं कि ये जो 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है, दे ऑल्सो हैव अ राइट टू लिव विद अस। लेकिन उसमें उन्हें मोदी साहब जो एक नई ग्लोरी देना चाहते हैं इंडिया को, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो वो जो एक आरएसएस ऑब्वियसली इज अ आइडियोलॉजिकल पेरेंट जमात है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वहीं से सारी बीजेपी, वहीं से बीजेपी निकलती है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ आपको
याद रखें, द पीपल इन आरएसएस दे हैव वेटेड फॉर लॉन्ग. दे आर नॉट लाइक इस्लामिस्ट, मौलवियों की तरह नहीं है कि फौजी जनरल्स के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बदल लें. उन्होंने क्या किया है, दे कुड हैव डन इट, आरएसएस कुड हैव डन इट, कि वो इंडिया के अंदर इस चीज को हवा देते कि जी ठीक है, फौजी तरह पाकिस्तान में फौजी जनरल्स के साथ मिलके मौलवियों ने कॉन्स्टिट्यूशन बदल ली और टॉप डाउन अप्रोच कर ली. आरएसएस हैज कम फ्रॉम बॉटम अप. द बीजेपी बिलीव्स इन अ बॉटम अप अप्रोच. ठीक है जी. इंडिया जिसकी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो 25 साल से कम है. ठीक है जी. बहुत सारे जो यंग जो लोग हैं वो समझते हैं कि हमें एक नया कल्चरल सोशल विजन चाहिए नेशनहुड के लिए, और वो नया कल्चर और वो नया जो सोशल विजन है वो हमें नरेंद्र मोदी दे सकता है. क्यों? कि नरेंद्र मोदी जो है वो ही डजंट बिलीव इन हेरिडेटरी पॉलिटिक्स. ठीक है जी. सो वो जो एक इलिबरल, वो कहते हैं हमारे ऊपर इल्जाम है या हिंदी डोमिनेटेड है या हिंदू फर्स्ट नेशन की जो बात है, ये ऐसी बात नहीं है. दैट इज वेयर दे आर. वो अपनी वो जो नेहरून आइडिया ऑफ इंडिया है ना, वो समझते हैं दैट इज डेड. इंडिया बिफोर मोदी वाज डिफरेंट एंड इंडिया आफ्टर मोदी या इंडिया विद मोदी इज डिफरेंट. सो ये चीजें जो हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं तमाम चीज़ें, और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो आपने हमारे यहाँ का जो यूथ है वो जिस तरह सोच रहा है, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर मुझे जो आपसे कहना था वो ये कि आप इस चीज़ को समझिए कि जिन कल्चर एथोस की हम बात कर रहे हैं, जिनको लेकर हम आगे जाना चाह रहे हैं, दरअसल वो हैं क्या, और उसको रिलीजन से जोड़ना बिल्कुल गलत है. आप रिलीजन के मायने जो समझ रहे हैं, दरअसल आप बिल्कुल ठीक लाइन सही ले रहे हैं आप, मगर दरअसल वो जो एरिया है वो उससे कहीं ज़्यादा वाइड है, वो उससे कहीं ज़्यादा वाइड है, और इसीलिए आप उसकी डेप्थ को नहीं समझ पा रहे हैं. वो उससे ज़्यादा गहरा है, उससे ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा बड़ा है ना? तो आपको उसे समझने की ज़रूरत पड़ेगी सनातन क्या है? तो इन चीज़ों को आप ज़रा समझिए. इसको हिंदुइज़्म से कन्फ्यूज़ आप बिल्कुल मत कीजिए. हिंदुइज़्म इज़ अ मिसनॉमर एक्चुअली. ये ट्रांसलेशन ही नहीं है सनातन का. ये सनातन का ट्रांसलेशन नहीं है. ये एक मिसनॉमर है बेसिकली. मैं इसको सिनोनिम नहीं कह सकता, है ना? तो ये वो मुद्दे हैं जिनको आपको सोचने की ज़रूरत है. आई होप कि this goes positively to your side, and you will understand it in days ahead, and probably will be able to interpret India better for your population, for your rulers, and maybe that will lead to something positive. Thank you very much for now, and दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ देर बाद. बाय बाय फॉर नाउ.